हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं कि सन 2024 ईयर 2024 में रेलवेज में अगर आप जॉब पाना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आने वाली है। देखिए, 2019 के बाद 2024 जो है ये पहला साल आया है जिसमें कि जो ट्रेडिशनल रिक्रूटमेंट्स रेलवे में होती है, मतलब कि जो हमेशा से होती आ रही थी, वो वैकेंसी आई हो। 2018 के बाद 2019 में वैकेंसी आई थी और अभी 2019 के बाद ये 2024 में पहली बार वैकेंसी आई है। 2018 में एएलपी की वैकेंसी आई थी और लेवल 1 की पोस्ट आई थी। 2019 में आरआरबी एनटीपीसी, जिसके थ्रू की लेवल 2 से लेकर लेवल 6 तक की रिक्रूटमेंट होती है, वो आई थी और साथ में लेवल 1 की पोस्ट आई थी। उसके बाद से अभी तक रेलवे की कोई बड़ी वैकेंसी नहीं आई थी। आरपीएफ की वैकेंसी भी इस बीच नहीं आई थी। लेकिन 2024 में एएलपी की भी वैकेंसी आ चुकी है, टेक्नीशियन की वैकेंसी भी आने वाली है। जो पिछली बार एएलपी और टेक्नीशियन मिला करके एग्जाम साथ में हुई थी 2018 में, इस बार अलग अलग वैकेंसी आई है। एएलपी की अलग, टेक्नीशियन की अलग। एएलपी की ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ चुकी है, टेक्नीशियन का मार्च में 9 मार्च या फिर एक्सपेक्टेड है कि अप्रैल तक तो आ ही जाएगी। एक शेड्यूल भी आ चुका है रेलवे की तरफ से, जो कि क्या है कि जुलाई और सितंबर में दिया है कि नॉन टेक्निकल ये पॉपुलर कैटेगरी, जो कि क्या होती है एनटीपीसी। अब इस बार क्या हुआ है कि एनटीपीसी की वैकेंसी को अलग अलग लिखा गया है। इसके पहले एनटीपीसी लेवल 2 से 6 तक सिमिलर होता था, लेकिन इस बार जो रिक्रूटमेंट बोर्ड का कहना चाहिए कि जो टाइम टेबल टाइप का आया है, उसमें यह है कि लेवल 2 और 3, जो कि क्या होती है नॉन ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट होती है, जिसमें लेवल 2 और 3 की रिक्रूटमेंट होती है। 12th तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद 4, 5, 6, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 की जो रिक्रूटमेंट होती है, जिसमें ग्रेजुएशन तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं, वो वैकेंसी अलग अलग लिखी गई है। साथ में आएगी या अलग अलग आएगी उसके बारे में कह नहीं सकते, लेकिन एनटीपीसी में ये कैटेगरी जो है जुलाई से सितंबर के बीच में इसका नोटिफिकेशन आने की उम्मीद है। और एक पैरामेडिकल कैटेगरीज भी है, वो भी जुलाई से सितंबर के बीच आने वाली। इसके बाद जो लेवल 1 और मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरीज होती है, वो अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में नोटिफिकेशन आने वाला है। और इसी बीच अभी आरपीएफ की जो वैकेंसी आने वाली थी, उसको भी लेकर के इंटरनेट पर काफ़ी चल रहा है कुछ, तो उम्मीद है कि वो भी अप्रैल या जून तक, तो अप्रैल से लेकर जून के बीच में कहीं पर भी वो आ ही जाएगी, ये फिक्स है। अब ये सब चीज़ें देख करके समझ में आ रहा है कि रेलवे की हर वैकेंसी जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स मिल सकती है, वो 2024 में सारी टाइम बाय टाइम आने वाली है। और एक खास बात यह है कि सारी वैकेंसीज का जो सिलेबस है, वो लगभग एक मेजर पोर्शन ऑफ सिलेक्शन सिलेबस जो है वो एकदम सिमिलर होने वाला है। तो आपको मैं इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि जो सिलेक्शन की प्रोसीजर रहती है वो क्या रहती है। इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा अगले कुछ वीडियोज में कि सिलेक्शन के लिए आपको तैयारी किस प्रकार से करनी, पढ़ाई किस प्रकार से करनी पड़ेगी। लेकिन मेनली अभी जो ये वीडियो है, ये वीडियो इस बारे में कि जो प्रोसेस होती है सिलेक्शन की, उसमें क्या क्या स्टेप होते हैं, और उसके बारे में काफ़ी लोग जानना चाह रहे थे, तो सारे स्टेप मैं आपको बताऊंगा। और बीच में कितना टाइम डिफरेंस होता है, देखो टाइम डिफरेंस मैं बताऊंगा जरूर, लेकिन कुछ फिक्स नहीं है कि ऐसा होने वाला है। इस बार ऐसा पहली बार हुआ है कि रेलवे मिनिस्टर की तरफ से या ऑफिशियली ये कहा गया है कि हर साल रिक्रूटमेंट आने वाली है। एनटीपीसी की हो, एएलपी की हो, या कोई भी वैकेंसी जो रेलवे निकालता है वो हर साल आने वाली है, ऐसा कहा गया है। निकल पाएगी नहीं निकल पाएगी वो सब हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी तो समय के साथ ही सारी चीज़ें पता चलने वाली है। लेकिन अभी हमारे सामने जो चीज़ फिक्स है उसको लेकर के हमको ज़्यादा सीरियस रहना चाहिए, फ्यूचर की ज़्यादा बातें नहीं करना चाहिए। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस के जो स्टेजेस होते हैं, 11 पॉइंट्स जो होते हैं, वो मैंने बना के रखे, तो वो मैं आपको बताता हूँ और उसके बीच की टाइमलाइन भी बताऊंगा। ठीक है, कुछ चीज़ें मिस होगी तो कोई बात नहीं, वीडियोस में लगातार बनाता ही रहूंगा, तो आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो सबसे पहले तो देखो, रेलवे की वैकेंसीज के बारे में होता है कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आता है। नोटिफिकेशन आने से पहले भी एक शॉर्ट नोटिस होता है, जो कि रोजगार जो पेज होता है रेलवे का या गवर्नमेंट का, उस पर वैकेंसी की शॉर्ट नोटिस आ जाती है। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है, जिसको CEN बोलते हैं, सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन या नोटिस, ये बाद में आता है रेलवे की वेबसाइट पर। आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और आरआरसी रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, ये सारी एग्जाम और ये प्रोसेस को कंडक्ट कराते हैं। एग्जाम सारे ऑनलाइन हो रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, एप्लीकेशन आती है। मतलब एप्लीकेशन आप अप्लाई करने के लिए, आपको नोटिफिकेशन मिलता है और आप उसमें अप्लाई करते हो। अप्लाई करने के बाद कुछ समय बाद, यानी कि जब भी शेड्यूल होगा एग्जाम का, उसके कुछ दिन पहले एडमिट कार्ड जो होता है 10 दिन पहले आ जाता है। यानी सिटी इंटीमेशन जो होती है वो 10 दिन पहले आती है आपके एग्जाम के, और एडमिट कार्ड 4 दिन पहले हम डाउनलोड कर सकते हैं। इसके पहले भी एक चीज़ होती है बीच में, कि जो आपका फॉर्म है उसका स्टेटस आप देख सकते हो कि फॉर्म एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट। फॉर्म को भरने में इतनी ज़्यादा सावधानी आपको रखनी है कि
बिल्कुल ऐसे समझ लो कि अब सिलेक्शन आपका हो रहा है, उस समय आप जितनी सीरियसनेस रखने वाले हो फॉर्म को अप्लाई करते समय भी उतनी ही सीरियसनेस लगनी है। अभी आप ये मेरा वीडियो देख पा रहे हो, इसका कारण ही सिर्फ ये है, ये चैनल जो मैं आपको जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हो, इस चैनल का जन्म ही इस वजह से हुआ है कि फॉर्म भरने में कई सारे लोगों ने कई सारी गलतियां करी थी और मैं भी उनमें से एक था, जिसके थ्रू मैं जब अपनी रिक्रूटमेंट के प्रोसेस से गुजरता गया तो मैंने लोगों को गाइड करने के लिए ये चैनल बनाया और अभी आप तक भी ये बात पहुंच पा रही है। तो ऐसी गलतियां आप ना करो, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और आप अगर देखेंगे मेरे चैनल पे तो आपको पता चलेगा कि फॉर्म भरना कितना इंपॉर्टेंट स्टेप है। कई बार तो ऐसा होता है कि फॉर्म भरने की गलती आपको कई तरीके से नुकसान पहुंचाती है, जिसमें कि एक सीधा सीधा रिजेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो देखो अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन आता है, उसके बाद एडमिट कार्ड आ जाते हैं, उसके बाद होता है आपका CBT 1 जिसको बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, पहला वाला। देखिए कोई रिक्रूटमेंट ऐसी होगी जिसमें कि सिर्फ एक ही पेपर होगा, तब तो CBT 1 ही होगा, लेकिन ज़्यादातर जो रिक्रूटमेंट है उसमें CBT 2 भी होता है। तो CBT 1 पहले हुआ, तो मैं आपको वो प्रोसेस बता रहा हूँ जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप इन्वॉल्व है। फिर जब नोटिफिकेशन आता है तो नोटिफिकेशन को पढ़ के आपको पता चलता है कि इसमें क्या क्या टीयर होने वाले हैं या क्या क्या टेस्ट होने वाले हैं। ठीक है, लेकिन एक जनरल आइडिया मैं आपको बता देता हूँ। तो फॉर्म अप्लाई कर दिए थे, एप्लीकेशन स्टेटस देख लिया, एडमिट कार्ड देख लिए, CBT 1 भी हो गया। CBT 1 आपके नज़दीकी, देखिए रेलवे की एक ये खासियत है कि आप जब फॉर्म भरते हैं ना तो आपके एड्रेस के पास से पास देने की कोशिश की जाती है, तो CBT 1 तो आपका काफ़ी पास में होने वाला है। ठीक है, CBT 2 भी पास में ही मिलेगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एस्पिरेंट भरते हैं, फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो पहले तो देखो जब आप CBT 1 दे देते हो टीयर 1, उसके कुछ दिनों बाद अराउंड कह सकते हो कि 1.5 महीना 2 महीना, जिस हिसाब से आगे चीज़ें चलनी चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले का बताऊँ तो काफ़ी 1.5 साल हो गया था, उसको छोड़ देते हैं, अभी आगे की साइड देखते हैं। तो 1-1.5 महीने में मुझे लगता है टीयर 1 का रिजल्ट आना चाहिए, और टीयर 1 के रिजल्ट के साथ ही क्या होता है, टीयर 2 के बारे में भी डिटेल आ जाती है। लेकिन आपका CBT 1 देने के CBT 1 क्या होगा, अगर फेजेस में होगा यानी बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हुए तो अलग अलग शिफ्ट में होता है, फेज भी होते हैं। पिछली बार जो हुआ था कि फेज 1 फेज 2 ऐसा करके, तो जब सारा CBT 1 खत्म होता है तो एक बार आंसर की आ जाती है। CBT खत्म होने के 4-5 दिन बाद आंसर की आ जाती है, जिसमें आपको आपने क्या अटेम्प्ट करा, क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, वो पता चल जाता है, जिससे कि आप अपने रॉ मार्क्स निकाल सकते हो। उसके 1.5-2 महीने बाद जब रिजल्ट आता है तो आपको पता चलेगा कि आप CBT 2 के लिए क्वालिफाई हुए हो या नहीं हुए। जनरली एक सीट पर 20 लोगों को CBT 2 के लिए क्वालिफाई कराया जाता है। CBT 2 को जब क्वालिफाई कर लेते हैं तो CBT 2 को क्वालिफाई करने के बाद फिर CBT 2 की डेट पता चल जाती है और उसका एडमिट कार्ड आता है। एडमिट कार्ड आने के बाद आप CBT 2 देते हो, CBT 2 भी खत्म होने के 4 दिन बाद उसकी आंसर की आ जाती है। CBT 2 की आंसर की आ जाती है, आपको रॉ मार्क्स पता चल जाते हैं, जिसके आधार पर आपको थर्ड टीयर जो अगर है, जो कि टाइपिंग हो सकता है, अगर वो टाइपिंग है, फिजिकल वाली एग्जाम में फिजिकल फिटनेस टेस्ट हो सकते हैं, वो सब अगर होता है, ग्राउंड वाली मैं बात कर रहा हूँ, अगर ग्राउंड है, वो सब होने की डेट आपको पता चल जाएगी, जिसकी तैयारी आपको रिजल्ट यानी CBT 2 का रिजल्ट आने के पहले से ही करनी है। CBT 2 देकर के जब आ गए, आपको तुरंत टाइपिंग की या अपने फिजिकल की तैयारी में जुट जाना है। जब CBT 2 का रिजल्ट आएगा उसके बाद इतना टाइम आपको नहीं मिलेगा कि आप तैयारी शुरू करके अपना टाइपिंग टेस्ट या फिर अपनी फिजिकल फिटनेस टेस्ट को पास कर पाओ। ठीक है, CBT 2 का रिजल्ट आ गया, फिजिकल फिटनेस और स्किल टेस्ट मतलब टाइपिंग टेस्ट की बात कर रहा हूँ, अगर वो होना है तो उसकी डेट पता चल जाती है, फिर आपका टाइपिंग टेस्ट या फिजिकल टेस्ट हो जाता है। इसके बाद जब आपका टाइपिंग टेस्ट फिजिकल टेस्ट होता है, इसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आता है। फाइनल रिजल्ट मतलब इसमें आपके रिक्रूटमेंट के जो प्रोसेस है वो सारे कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन अभी आपका रिजल्ट आया है, लेकिन ये रिजल्ट का मतलब जॉब नहीं है। अभी आगे के स्टेप आपको बताता हूँ। ये सारे स्टेप जब कंप्लीट होंगे, आपका टाइपिंग टेस्ट या फिजिकल टेस्ट आप क्लियर करोगे तो इससे मेरिट आ जाती है। बेसिकली फाइनल रिजल्ट कहने का मतलब मेरिट आ जाती है, फाइनल रिजल्ट नहीं कहना चाहिए इसको, मेरिट आ जाती है। तो पता चल जाता है कि आप जितनी सीट है उसके अंदर में आ चुके हो। अब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या मेडिकल टेस्ट होने वाला है, ये बताता हूँ आपको। अब से ऐसा हो रहा है कि सिर्फ एक सीट पर एक ही पर्सन को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। जब आपका मेरिट लिस्ट आती है उसके बाद आपको डिवीजन से, जिस भी डिवीजन में आपका सिलेक्शन होता है, बहुत बार ये डिवीजन प्रेफरेंस डालने का मौका नहीं मिलता, तो जब हमको डिवीजन का कॉल लेटर आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तभी हमें पता चलता है कि हमको कौन सा डिवीजन मिला है। ठीक है, तो अभी तो देखो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें चेंज भी हो सकती है, पर एक जनरल आइडिया के लिए आप समझ के चलो। मैंने शायद अभी थोड़ी सी कोई गलती करा हूँ, मैं उसको फिर से करेक्ट करता हूँ। अभी देखो टाइपिंग का मेरिट आ गई थी, मेरिट के बाद आपको क्या होता है, एक कहना चाहिए कॉल लेटर आता है। कॉल लेटर आता है DV के लिए, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन RRB की तरफ से होता है।
मैंने जो आपको अभी थोड़ी देर पहले जो बोला था वो थोड़ी गलती, उसको छोड़ेंगे। तो जो डिवीजन का कॉल लेटर नहीं आता, आरआरबी का कॉल लेटर आता है। यही गलती मैंने करा था कि डिवीजन की कॉल लेटर बोल दिया था। डिवीजन का नहीं, आरआरबी की तरफ से कॉल लेटर आता है, जो होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं। डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के तुरंत बाद आपको हॉस्पिटल भेज दिया जाता है, यानी कि आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है तो कल हॉस्पिटल भेज दिया जाता है, हॉस्पिटल अलॉट करके, जहाँ पर आपका मेडिकल टेस्ट होता है। ये मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आप घर आ जाते हो। घर आके आप वेट करते हो। तो फिर जो ये आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो अभी आरआरबी में हुए और मेडिकल टेस्ट हुआ, ये में इसमें आप क्लियर हुए हो या नहीं हुए, वैसे तो अंदाजा हमको लग जाता है मेडिकल के बाद भी, लेकिन इसका ऑफिशियली जो आंसर आता है वो आता है पैनल लिस्ट के रूप में। पैनल लिस्ट को आप अपना फाइनल सिलेक्शन मान सकते हो। पैनल लिस्ट ये होती है कि आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल क्लियर कर लिया, अब आप पोस्टिंग के लिए बिल्कुल रेडी हो। इसके बाद आप पैनल लिस्ट आने के बाद वेट करते हो 15-20 दिन। तो उसके बाद आपको आपके डिवीजन से ज्वाइनिंग लेटर आता है। ज्वाइनिंग लेटर मतलब कॉल लेटर आता है, डिवीजन का कॉल लेटर। कई बार हमको डिवीजन की प्रेफरेंस भी मिलती नहीं, जब हमको इस प्रकार से पैनल के बाद जब डिवीजन से कॉल लेटर आता है तभी हमें पता चलता है कि हमें कौन सा डिवीजन अलॉट हुआ है। वो डिवीजन का जो कॉल लेटर आता है तब हम अपने सारे डॉक्यूमेंट लेकर के डिवीजन में जाते हैं, अपने डिवीजन के हेडक्वार्टर में। वहाँ पर एक बार फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और हमारा सर्विस रिकॉर्ड प्रिपेयर किया जाता है। सर्विस रिकॉर्ड जब प्रिपेयर किया जाता है तब बहुत ज़्यादा सावधानी रखी जाती है। पहले वाले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर कोई भी कमी या कोई भी डॉक्यूमेंट की को लेकर के आपने एफिडेविट दिया था या कुछ भी चीज़ें मिसिंग थी तो वो अभी आपको कंप्लीट करनी होती है। अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं तो प्रॉपर रेजिग्नेशन के बाद ही आप इसमें ज्वाइन कर पाओगे। फिर डिवीजन डीवी जब हो जाता है उसके बाद डिवीजन डीवी कंप्लीट होने के बाद आपको सर्विस रिकॉर्ड प्रिपेयर होकर आपको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। अगर आप जिस पोस्ट के लिए जा रहे हैं उसमें ट्रेनिंग नहीं है तो आपको अगर ट्रेनिंग नहीं है तो आपको डायरेक्ट ज्वाइन करा दिया जाता है। तो ये सारे स्टेप थे जो मैंने आपको बता दिए। अगर कुछ मिस हुआ होगा तो आगे सीरीज ऑफ वीडियोस हम बनाते रहेंगे जिसमें आपको सारी अपडेट मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। स्ट्रेटेजी वीडियो और बाकी सारी चीज़ों के लिए मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लाते रहूँगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द